प्यारे विद्यार्थियों, विषय हिंदी कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 पाठ 2 मियां नसीरुद्दीन लेखिका कृष्णा सोबती। आज इस पाठ का हम सार पढ़ेंगे। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ अपने मसीही अंदाज का। मियां नसीरुद्दीन एक शब्द चित्र है। इसमें कृष्णा सोबती एक दिन दोपहर के समय जामा मस्जिद की तरफ मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर जाती है और वहाँ पर जब वो निकलती है तो उसे लगा था कि नानबाई, मैं बता चुका हूँ पहले, कि रोटियाँ बनाने और बेचने वाले। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि साहबों का अर्थ होता है श्रीमान, और मटिया महल स्थान हो गया। और वो गुजर रही थी तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का, अर्थात वो उनसे मिलने के लिए बड़ी उत्सुक थी। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायती मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख ठिठके। सोच सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। यहाँ पर बताया गया कि एक दोपहरी के समय लेखिका जामा मस्जिद के साथ मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गई थी चलते हुए, और एक ऐसी जगह थी, वो ऐसी अंधेरी सी दुकान जहाँ पर आटे के पटापट का ढेर संता देखा। उन्होंने ठिठक गई, एकदम से रुक गई। उन्होंने ये सोचा पहले तो कि कोई सेवइयाँ बनाने का कार्य चल रहा होगा, सेवइयाँ बना रहे होंगे, पर पूछने पर मालूम, क्योंकि वहाँ पर जाकर उसने पूछा भी क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, तो पता चला कि ये तो खानदानी मियां नसीरुद्दीन, नानबाई मियां नसीरुद्दीन के यहाँ पर वो खड़ी हुई हैं, जो जिससे मिलने के लिए वो आई थी। और मियां जी जो हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। कहने का अर्थ ये है, लेखिका ने जब अंदर की ओर झांका तो उन्हें मियां जी चारपाई पर बैठे हुए दिखाई दिए, जो बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और परेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियां ने नजरें उठाई और बोले, फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मतलब उन्होंने झिझकते हुए पूछा कि आपसे मुझे कुछ सवाल पूछने, अगर आप ज़्यादा व्यस्त न हो तो। मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा। पंच हजारी का अर्थ होता है यहाँ पर 5000 सेना का अधिपति। लेखिका यहाँ पर उनके निराले अंदाज को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे कि उन्होंने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया और कहा, चलो निकाल लेते हैं थोड़ा सा वक्त, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। तो उन्होंने फिर पूछा उनसे कि आप क्या पूछना चाहती हैं। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मतलब अगली बात कही। जोड़ने का अर्थ क्या, उसी बात में जोड़ा। मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। अखबार नवीस का अर्थ होता है पत्रकार। कहीं आप कोई पत्रकार तो नहीं हो। यह तो खोजियों की खुराफात है। खोजी मतलब किसी बात को खोज कर पूछना। खुराफात होती है शरारत या बेहुदा और निंदनीय कार्य। तो वो कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो आप प्रश्न पूछने की बात कर रहे हैं, कहीं आप किसी रूप में पत्रकार तो नहीं हैं, जो इतना कुरेद कर पूछ रहे हैं। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। निठल्ला का अर्थ होता है बेकार, खाली, जिसके पास कोई काम ना हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है मुझे कि आप कहीं अखबार वाले होंगे, क्योंकि वही इतने ज़्यादा प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर आगे कहते हैं, हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है, क्योंकि उन्हें लगता है कोई काम करने वाला होगा, व्यस्त होगा, तो वो क्यों बेकार के प्रश्न पूछेगा, बेहुदा प्रश्न पूछेगा। खैर,
आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। फिर उन्होंने पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म कहाँ से हासिल किया। इल्म का अर्थ होता है शिक्षा प्राप्त करना, सीखना। तो मैं पहले मियाँ नसीरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले। तरेरना का अर्थ होता है घूर कर देखना। उन्होंने आँखों को ऐसे निकाल कर घूर कर देखा, फिर बोले क्या मतलब। पूछिए साहब। नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब। यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। पेशा होता है व्यवसाय या कार्य। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। वालिद का अर्थ होता है पिता। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। अख्तियार करने का अर्थ होता है किसी चीज़ को अधिकार में लेना। तो यहाँ पर कहा है कि अगर हम पेशे की बात करते तो हम पेशा जो भी अख्तियार करेंगे वही तो करेंगे ना जो हमारे वालिद, हमारे पिता ने हमें सिखाया है। इल्म होता है ज्ञान। पहले भी बता चुका हूँ मैं कि जो इल्म हमें इन रोटियों के बनाने का प्राप्त हुआ है वो हमने अपने वालिद से ही सीखा, अपने पिता से सीखा है। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। मतलब उन्हीं के हमने व्यवसाय को अपना लिया। आपके वालिद? लेखिका ने बड़ी हैरानी से पूछा। मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी मुट्ठी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़इये वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया है। बजा का अर्थ होता है सही फरमाना, ठीक फरमाना। तो यहाँ पर कहा है कि सही फरमाया है। यह तो बताइए ही बताइए कि जब आप, मतलब हमने भट्ठी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। लेखिका के ऐसा पूछने पर नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे। मतलब वो जो धूम्रपान कर रहे थे, यहाँ पर उसी का जिक्र किया कि 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है। मतलब वो ये बात पूछ रहा है कि आपके अनुसार ऐसा लगता है कि जब कोई उस्ताद मतलब सिखाने वाला बच्चा जब उसके सामने पढ़ने के लिए बैठता तो वो ये कहेगा कि कहे अलिफ। जैसे हम सिखाते ना बच्चे को शुरुआत में अनार, तो ऐसे ही उर्दू में अलिफ होता है। पहले बच्चा कहता अलिफ तो वो भी अनार बोलता है हमारे हिंदी में, और उर्दू में अलिफ कहा जाता है। फिर कहता है गुरु कह बे, तो वो बे बोलता है। बच्चा कहता है बे, फिर कहता है कहे जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। शागिर्द का अर्थ होता है यहाँ पर शिष्य। परवान करने का अर्थ होता है शिक्षा ग्रहण करने की और अग्रसर होना, बढ़ना। फिर बोले, समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। मतलब बात बीच में ही छोड़ करके सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह न आना हुआ पर क्यों? मतलब वो पूछते हैं बीच में ही बात काट कर। उन्हें सामने से मीर साहिब दिखाई दिए। उन्होंने पूछा कि आज सुबह नहीं आए भाई, क्या बात हुई? कोई ख़ास बात थी, कोई कारण था ऐसा? मीर साहब ने सिर हिलाया।
मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। मतलब वो जल्दी में थे तो वो बोले कि अभी लौट कर आएंगे फिर बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना, लेखिका ने फिर पूछा। इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हों, प्लेटो सुकरात, ठीक है ना, आपने नाम सुने होंगे। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा ना कच्ची में बैठा, ना बैठा वह पक्की में, ना दूसरी में। पहले ऐसे ही होती थी कक्षाएं। अगर आजकल LKG UKG है, नर्सरी है, तो पहले क्या होता था, पहले कच्ची क्लास होती थी, फिर पक्की क्लास होती थी, फिर दूसरी क्लास। मतलब पहले वो कच्चा होता था, फिर उस थोड़ा बहुत सीख जाता, फिर उसे पक्का बोलते, पक्की क्लास बोलते थे, फिर वो दूसरी में होता था। तो ये तरीका होता था पहले। तो और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन तीनों जमातों का क्या हुआ, क्या हुआ उन तीनों क्लासों का। मतलब वो तीन जमात मतलब तीन क्लास, तो उन तीनों क्लासों का क्या हुआ, तीनों जमातों का क्या हुआ। फिर मैं पूछता हूँ, बताइए। अगर उन्होंने सीखा ही था तो। अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन दो तीन जमातों का क्या हुआ। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नान भाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब कौन हंस दिए यहाँ पर, मियाँ नसीरुद्दीन। मतलब मेरा क्या साफ न था, लो साहिबो अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नान बाई का हुनर सीख जाते। तो मतलब यहाँ अलग अलग तरह के उदाहरण देकर वो समझाने का प्रयास करते हैं कि तालीम उन्होंने कैसे ली है। मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। मतलब वो इस तरीके से देख रहे थे मियाँ लेखिका की तरफ से, जैसे कि वो जवाब पाना चाह रहे हो कि जो मैंने प्रश्न किए हैं कि अगर हम बर्तन धोना ना सीखते, बट भट्ठी बनाना ना सीखते, भट्ठी को आँच देना ना सीखते, तो कैसे हुनर सीखते नान बाई का। तो फिर बड़े ही मज़े अंदाज में, मज़े मतलब सही अच्छे तरीके से जिन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त किया, कहा कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो बात की है तालीम की तालीम, दो अर्थों में लिया गया है तालीम की तालीम को यहाँ पर। एक तो प्रशिक्षण के रूप में, दूसरा शिक्षण के रूप में। सिर हिलाया, है साहिब, माना। मतलब उन्होंने फिर हाँ मिलाते हुए सिर हिलाया। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं। मियाँ ने घूरा, मतलब वो घूर करके देखते हुए बोले, बहुत तेरे मतलब बहुत सारे, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नान भाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। तो यहाँ पर अपना रुआब दिखाते हुए बोल रहे हैं कि क्या तुम नान भाइयों की बात करते हो, हमारे से ऊपर कोई नान भाई यहाँ पर हुए ही नहीं हैं। फिर एक किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार बादशाह सलामत ने उनसे पूछा कि मियाँ, बुजुर्गों की बात कर रहे हैं कि मियाँ क्या इस बार कोई नई चीज़ खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहाँ पना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़। फिर लेखिका ने कुरेदते हुए पूछा। मियाँ ने बड़े रोबेले अंदाज में कहा, क्यों न बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खाई भी और सराही भी। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, मतलब कुछ प्रभाव जम रहा है उनके ऊपर। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था, कोई खास ही चीज़ होगी। मतलब फिर कुरेद कर पूछने का प्रयास किया, मतलब अगर ऐसी बात बादशाह सलामत ने कही तो कोई ना कोई खास चीज़ ही होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, मतलब गुस्से में होकर के बोले, थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोले, ये है हम ना बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मतलब जितनी भी कहावतें बनी हमारे बुजुर्गों ने उनको पूर्ण करने का प्रयास किया, उन पर खरी उतरी हैं।
मज़ा लेने के लिए टोका। फिर लेखिका ने थोड़ा सा मज़ा लेते हुए कहा, कहावत यह सच्ची भी है कि पूरी बात नहीं होने दी। और मियाँ साहब बोले, मियाँ ने उनको तरेरा मतलब तिरछी नज़रों से देखा, और क्या झूठी हैं, आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम, झूठ से रोटी पकेगी। फिर वो लेखिका से पूछते हैं, आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम, झूठ से रोटी पकेगी, क्या पकती देखी है कभी, रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे। मतलब फिर उन्होंने थोड़ा सा उदाहरण देते हुए समझाने का प्रयास किया और उनसे पूछा कि क्या ऐसा संभव है कभी कभी रोटी किसी और चीज़ से पकती हुई देखी है आपने, रोटी तो आँच से ही पकती है। लेखिका को मजबूरी में सिर हिलाना पड़ा और फिर बोली, ठीक फरमाते हैं। मतलब हर हाल में उन्होंने कहा, हर लिहाज से कहा कि आप सही कहते हैं, ठीक फरमाते हैं, क्योंकि उन्हें और भी बात उनसे जाननी थी। अगर वो अभी उनकी बात को काट देती बीच में तो शायद और बातें उनसे नहीं पूछ पाती। फिर कहा, इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को, अरे वह लौंडिया न आई रुमाली लेने। रुमाली एक प्रकार की नान जो थी, रोटी बनाने का तरीका, एक रुमाली रोटी थी, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, जहमत मतलब कष्ट उठाना पड़ेगा, ये बात लेखिका कहती है। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे, फुर्ती मतलब थोड़ा सा जोश आ गया था उनके अंदर, एक और बीड़ी उन्होंने सुलगा ली थी। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेवेंगे, तो ये बात वो कहते हैं। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हों, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। मतलब अपने आप ही बड़बड़ाते हैं। वो बताते हैं कि उनके पिताजी का देहांत 80 वर्ष की उम्र में हो गया था और वो 70 के हो चुके हैं, क्या पता वो 80 की उम्र पार कर पाएंगे या नहीं, मन ही मन बड़बड़ाते हैं। इस मज़मून पर हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुज़ुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना। फिर लेखिका कहती हैं, हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुज़ुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो, यह कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं। हम खिसियानी हंसी हंसे, है तो काफ़ी, पर जरा नाम बता देते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते, खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से। मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। मतलब कहने का अर्थ क्या है, इस बात पर वो थोड़े से उनका मजाक सा उड़ाने लगे। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक। खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं। दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पना बादशाह सलामत ही ना। कौन से, बहादुर शाह जफ़र की, मियाँ ने खिंचकर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रोका भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्ठी सुलगा दो तो काम से निपटें। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब, फिर लेखिका ने फिर पूछा। मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे, मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखी है, मजबून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। शागिर्दी मतलब मैंने पहले समझाया था, शिष्य जो होते हैं। तो खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं, ये बात फिर लेखिका ने पूछी। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। मतलब वो अब किसी भी तरीके से चाहते थे कि कहीं ये छुटकारा दे करके चली जाए, बार बार कितने सवाल पे सवाल पूछ रही है। बोले, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन, महीन का अर्थ होता है पतला, मतलब पतली होती है।
हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, मतलब एकदम से चकरा गया। आंखों के सामने से कोई चीज़ उभरी। एक लंबी सांस भरी, गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने, मतलब बीत गए वो ज़माने, और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निगली और हजम। मतलब कहने का अर्थ है अब वो बात नहीं रही जो पहले कद्रदान होते थे, इज्जत दिया करते थे।